देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है। आज पूरा देश बड़े गर्व से कह रहा है कि देखो चीन है किसी में इतनी दम, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री लेह में पहुंचे तो वहां से सीधे दुश्मनों को चुनौती दी है। यहां पर इस वॉल में अब से कुछ ही क्षणों में इसके ऊपर एक लेटेस्ट सर्वे, भारत में पहला ऐसा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अब से कुछ ही क्षणों में दिखाएंगे। लेकिन यह मत भूलिए आप, हमारा ये जो कॉन्क्लेव है, वॉर रूम कॉन्क्लेव, इसमें आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम आपको दिखाते रहे। और सुबह से ही बड़ी खबर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन गलवान घाटी हमारी है, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसी से शुरुआत करेंगे शो की। गलवान घाटी हमारी है, निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता, प्रधानमंत्री मोदी का ने कहा। वीरता शांति स्थापना की पहली शर्त है। पीएम मोदी, चीन के विस्तारवाद का युग अंत हो चुका है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जरा ध्यान से देखें आप। गलवान घाटी हमारी है, एक। दूसरी चीज, निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता। तीसरी चीज, वीरता शांति स्थापना की पहली शर्त है। और चौथी और अति महत्वपूर्ण, विस्तारवाद का युग का अंत हो गया, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। सीधे दिखाते हैं प्रधानमंत्री की दुश्मन को, सीधे एकदम उसके सामने खड़े होकर चुनौती। तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। सीधे तौर पर बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी यहां पर आपके सामने। एक बार फिर से मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को दिखाएं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने चुनौती दी है, उनकी तस्वीरों के साथ दिखाएं इसको जरा। गलवान घाटी हमारी है, निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता, यानी कि वीरता शांति स्थापना की पहली शर्त है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और सीधे मैं उनके पास चलूंगा। सुमित, आंखों में आंखें डालकर सीधे सामने खड़े होकर एक चुनौती दी गई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, आंखों में आंखें डालकर निशांत, और उसी जगह से जहां पर चीन जिसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पहला मैसेज दिल्ली से दिया था, देश की राजधानी से, और अब दूसरा मैसेज सीधा ग्राउंड पर आके दिया है कि हम निर्बल नहीं है, हमें जब जवाब देना होगा हम जवाब देंगे। और जवानों को साफ तौर पर संदेश दे दिया कि ये हमारा ध्वज है, इसे यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये साफ संदेश है निशांत कि चीन जो अपनी अग्रेसिव पॉलिसी, या फिर जिसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग की जो टैक्टिक्स या फिर जो चीजें अपना रहा है, भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि ये चीन की पुरानी आदत है कि वो पहले धीरे धीरे एक जगह को कब्जा करता है, और जब प्रेशर बनाया जाता है तब उसके बाद 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन 2 कदम आगे भी रख लेता है। तो भारत ने ये साफ संदेश दे दिया कि हम अपनी सरजमी को किसी भी हद तक, किसी भी कायदे से नहीं जाने देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर जवाब था, यहीं लद्दाख की सरजमी पर, जिस पर चीन लगातार कई सालों से, कई दशकों से नजरें गड़ाए बैठा। निशांत, सुमित, सीधे 2 टूके प्रधानमंत्री की, और बड़ी बात है ले के मन से उन्होंने ये बोला है, और ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त। मेरे साथ हमारे खास मेहमान सीधे स्क्रीन पर दिखाइए, जो हमारे खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। अब से ठीक 2 मिनट के अंदर हम अपना सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर जो जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। मेजर जनरल के सिन्हा सर, आपका स्वागत है। और मेरे साथ है मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपका स्वागत है। पुष्पेश पंत जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे आज बहुत कुछ समझना होगा मुझे। युक्तेश्वर जी, जो कि चाइना के एक्सपर्ट हैं, सिनोलॉजिस्ट हैं। रूपेश आपको दिखाई दे रहे हैं। मनीष झा आपको दिखाई दे रहे हैं। अंकित स्क्रीन पर है। अभिषेक जुड़ चुके हैं और आपके सामने हैं अभी इस वक्त सुमित, मेरे सहयोगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और, लेह से दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। पीएम की विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ बैठक।
एलएसी को लेकर प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक। लेह में पीएम ने सीधे दुश्मन को चुनौती दी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी की बैठक और यह हाई लेवल मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर, एलएसी को लेकर प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक। लेह में पीएम ने सीधे दुश्मन को चुनौती दी और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक। मनीष झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी है। मनीष, वॉर थिएटर से लौटेंगे प्रधानमंत्री और इतनी बड़ी बैठक, और बड़ी बात यह है कि वहां जाके सीधे दुश्मन को चुनौती दी। मुझे बताइए कि अब भारत की रणनीति पूरी एग्रेसिव दिख रही है। देखिए निशांत, अगर 15 जून की रात में जो कुछ हुआ वो भारत और चीन के संबंधों को डिफाइन कर रहा है, तो आज सबसे बड़ा माइलस्टोन है कि अब भारत चीन को लेकर क्या करेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज सीमा पर दौरा करने के बाद जो कुछ कहा, उन्होंने क्या कहा कि अब विस्तारवादी युग का अंत हो गया है। और मैं आपको कह सकता हूं निशांत कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो सेना नायकों ने जो सेना को युद्ध के पहले संबोधित किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में आप इस संबोधन को देख सकते हैं। जैसा पहले नेपोलियन ने या चर्चिल ने या फिर प्रेसिडेंट कैनेडी ने किया था, उस तरीके के संबोधन को सेना के सामने करते हुए जब प्रधानमंत्री वापस यहाँ आते हैं, तो अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के साथ मिलकर आगे जो होगा, यानी भारत आगे कैसे करेगा। क्योंकि मैं अभी यही मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने वहां से केवल चीन को संदेश नहीं दिया है, बल्कि चीन के खिलाफ जो देश लड़ने के लिए सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमें अगर लड़ना होगा तो नेतृत्व कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। सही कह रहे हैं मनीष। मैं जानना चाहूंगा आपसे मनीष, मेरा सवाल था ये जो बैठक होगी, ये बैठक अब इसका लेवल क्या होगा, खासकर ये देखते हुए कि अब क्या फॉरवर्ड प्लानिंग हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, क्या हम देख रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद जो कार्यक्रम था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो दूसरे मंत्रीगण सदस्य हैं, यानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठकर यहां पर चर्चा करेंगे कि अब आगे इसके आगे क्या होगा। मैं यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा रोकूंगा। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया है ये हमने देखा है। मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक क्विक रिएक्शन जनरल सिन्हा आपसे। सर, लेह में मतलब दुश्मन के ठीक सामने खड़े होकर उसको चुनौती दी, विस्तारवाद की बात की कि किस तरीके से आपको वीर होना चाहिए, यह बताया कि यह हमारा मस्तक है, मतलब द ग्लव्स आर ऑफ, अब सीधे इस पार या उस पार। देखिए निशान, इस पार तो उस पार की बात तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने एक बात जो बोली है उसको बहुत ध्यान से समझिए कि विस्तारवाद जो करता है या तो उसको खत्म होना पड़ता है या उसको रिट्रैक्ट करना पड़ता है। और देखिए, ये टैक्टिकल लेवल की बात प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, ये बहुत बड़ी बात, ये वर्ल्ड के लिए देखिए इंडिया ने अपना लीडरशिप खुद तय कर दिया और वर्ल्ड उसके साथ आ गई। यदि लोग अभी बात करेंगे, कोई गलवान का बात करेगा, कोई पंगोत्सव का बात करेगा कि हमारी 1 इंच की धरती गई नहीं है। मैं आपको फिर भी बताता हूं, बात यह है कि आपने 17 तारीख को सुना होगा, 15-16 की रात के बाद गलवान हमारा है, गलवान वैली की बात हो रही है, वो अक्साई चिन्ह का हिस्सा है, अक्साई चिन्ह हमारा है। और जब आप बात करते हैं पंखाओं का तो मैं सरजाप की बात होती है, सरजाप प्लेन की बात होती है, तो पूरे बोनों ने कह दिया विस्तारवाद का युग खत्म हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, इसको टैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे आप ना देखें या समझने की चेष्टा ना करें, हम गलत होंगे। सिन्हा साहब, आपने जो बात बोली है, मैं चाहूंगा जो हमने यहां पर आपने जो बात बोली है, पहली ब्रेकिंग के साथ मोदी जी के यहां पे शॉट्स दिखाएं, और पुष्पेश जी, विस्तारवाद इसका युग खत्म, ऊपर से जो स्टेटमेंट आया, यानी सीधे तौर पर
निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता। वीरता शांति स्थापना की पहली शर्त है। पुष्पेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले भारत में एक बिल्डअप किया गया, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर दिखाएं सभी को, पहले एक बिल्डअप किया गया, यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पर, यानी कि हर लेवल पर, चाहे वो साइबर फ्रंट हो और जो ग्राउंड है वहां पर किया गया, और उसके बाद अब सीधे तौर पर द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि हम हर लेवल पर तैयार हैं, बहुत हो गई मोहब्बत? नहीं, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ से। देखिए, उसने बहुत कही है कि जो घोषणा है वो किसी एक मोर्चे पर नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो एक दीर्घकालीन उसकी सुदूरदर्शी समर नीति है जिसके अनुसार वह आचरण कर रहा है। तो जनरल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि उसने सिर्फ लद्दाख लेह में जहाँ मुठभेड़ हुई थी उस जगह का उल्लेख नहीं किया है, गलवान घाटी का जिक्र किया है, उस पर अपना स्वामित्व जो है वो घोषित किया है, और दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं कि भारत को निर्बल समझने की भूल चीन न करे। हर मोर्चे पर शायद हम उसका मुकाबला बराबरी पर न कर सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे कई गुना बड़ी है, उसकी सैन्य शक्ति कुछ मोर्चों पर हमसे ज्यादा हो सकती है, मगर हम बिल्कुल हथियार विहीन है, ऐसा नहीं है। इस समय संसार में जो चीन के विरुद्ध, उसके विस्तारवाद के विरुद्ध जो आक्रोश उभर रहा है, वो दक्षिण पूर्व एशिया हो या वो अन्यत्र कहीं हो, जो असंतोष उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर है, जो नव उपनिवेशवादी है, उस सबका लाभ भारत उठाने के लिए उन लोगों को प्रेरित कर सकता है। पॉइंट नोटेड सर। शायद किसी नेता की तलाश। पॉइंट नोटेड। विवेक काटजू सर हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक और हमारे साथ जनरल साहब मौजूद हैं। सर, मैं आप दोनों के पास अभी आ रहा हूं। विशंबर सर, इस वक्त अपने दर्शकों को एक चीज दिखाने जा रहा हूं और जरा ध्यान से देखिएगा कि आज प्रधानमंत्री जिस जगह पहुंचे उस जगह पर क्यों जाना जरूरी था। उसी जगह पर वो उसकी टैक्टिकल इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि नीमू क्यों चुना प्रधानमंत्री ने? सोचिए, सीधे दिखाता हूं मैं आपको, आइए मेरे साथ। यहां पर बिग वॉल पर आपके सामने कुछ चीजें मैं दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपके कुछ फैक्ट्स क्लियर होंगे। अभिषेक उपाध्याय, बी ऑन अ स्टैंड बाय। नीमू सैन्य बेस सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक बेस में से एक है। ये नीमू पहुंचे प्रधानमंत्री, और नीमू क्यों, ये देखें आप, और इन दोनों तस्वीरों को देखें आप। यहां पर किस तरीके से एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा था, एक एक चीज को देखा जा रहा था, किस तरीके से यहां पर सैनिकों के साथ थे। नेक्स्ट, नीमू सैन्य बेस से चीन, पाकिस्तान दोनों पर हमला किया जा सकता है, दोनों पर, इस जगह से। यानी ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दोनों देशों को था। नेक्स्ट, नीमू सैन्य बेस के बाद, नीमू सैन्य बेस से ही भारतीय सेना सियाचिन पर नजर रखती है। सोचिए इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट दिखाइए, बड़ा महत्वपूर्ण है। नीमू सैन्य बेस एक बेहतरीन डिफेंस लाइन है और वहां से उन्होंने क्या मैसेज दिया, सुना आपने? एक और चीज देखिए, यहां से लद्दाख, मुस्को, द्रास, करगिल, पाकिस्तान, पैंगोंग, चुशुल पर सीधी नजर रखी जा सकती है। होल्ड करें इसे, लद्दाख, मुस्को, द्रास, करगिल, पाकिस्तान, पैंगोंग, चुशुल पर सीधी नजर रखी जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुने यहां पर और देखें, साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने नीमू बाजगो हाइडल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। अब आप समझिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सीधे चलूंगा मैं, यहां पर म्यूजिक ऑन रखा जाए प्लीज, और सीधे अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, इनको पता है कि ये क्या पिक करते हैं, इनको पता है ये किस टाइम पर किस तरीके से एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देंगे, और स्ट्रेटेजिकली नीमू को चुनना, आज जाना, हर चीज वेल स्क्रिप्टेड, थॉट आउट है। बिल्कुल निशांत, जो आपने नीमू के बारे में बताया वो उसमें दो राय नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बेस है ये। और सबसे अहम बात है कि पीएम का खुद वहाँ पर जाकर के मैसेज देना, इसके बहुत ही गहरे मायने हैं। जहाँ पर पीएम थे उसके उस पार जाएं, अक्साई चीन है, उधर चीन है, और ये सीधा मैसेज गया है, सीधा। और जिन्होंने बार बार विस्तारवादी नीति की बात की है, ये विस्तारवादी नीति को मैं तो आपसे कहूंगा कि 1547 किलोमीटर का जो बॉर्डर है लद्दाख का, उस पर आप एकदम उतार के देख लीजिए। जहां जहां देपसोंग से लेकर के दिमचौक तक, जहां जहां चीन कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, ये हर एक जगह को लॉक कर लीजिए। मैं क्विक रिएक्शन एक लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा है, हमारा पूरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है
और वो सर्वे अब हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर प्रधानमंत्री के जाने से सर्वे में काफी सारे चेंजेस आए। हमारा सर्वे रेडी है, अब से 2 मिनट के अंदर स्टैंड बाय। देश का सबसे बड़ा सर्वे आ रहा है, लेकिन विशंबर सर, नीमू को पिक करना, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से वहां पर एक मैसेज देना, पाकिस्तान और चीन को एक तरीके से एक ही लाठी से दोनों को साथ दे लेना, अपने आप आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है? देखिए, जैसे जैन सिन्हा ने कहा, टैक्टिकल नहीं, एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव है और एक बहुत वेल टाइम्ड मूव है। इससे बेहतरीन मैं समझता हूं इसकी टाइमिंग, इससे बेहतरीन मौका, इससे बेहतरीन जगह नहीं चुन सकते थे। वो दोनों चाइना को मजबूती से और साथ में पाकिस्तान को भी एक मैसेज देने के लिए कि भारत पूरी तरह से तैयार है। और जो उन्होंने वहां पे श्री कृष्ण भगवान का जो एग्जाम्पल दिया, सुदर्शन चक्र का जो एग्जाम्पल दिया, फ्लूट का जो एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूं वो अपने आप में एक बहुत ही इंडियन माइथोलॉजी के थ्रू एक मैसेज कन्वे की बात है, जो आज तक हम हमारे देश में जो आज तक हम फॉलो करते हैं। हेलो जी सर, मैं सुन सकता हूं आपको। अच्छा, ओके। तो जो एक मैसेज जो आज तक हम फॉलो करते हैं, इंडिया इज ए पीसफुल कंट्री, मतलब हम शांति चाहते हैं। लेकिन जब आप अगर हमें इस किस्म से हमारी किसी भी तरह से अगर भारत की आप आजादी पर, भारत की जमीन पर कोई भी खतरा करेंगे तो हम सुदर्शन चक्र से जवाब देंगे। और चाइना को उन्होंने करेक्ट पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड को दिखाया। ये पूरा मैसेज जो है ग्लोबल मैसेजिंग है, एक नैरेटिव है जो इंडिया सेट करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया सेट कर चुका है। विशंबर सर, आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, और विवेक सर आपके पास मैं आ रहा हूं, भारत ने दुनिया के 5 पावरफुल देशों को साथ लिया। बड़ी खबर बिग स्क्रीन पर फ्लैश करें। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान से बातचीत की। LAC पर चीन की हर हरकत को एक्सपोज किया। इस वक्त ये बड़ी खबर, अमेरिका, जापान कर चुके हैं खुले समर्थन का ऐलान। इसके साथ एक और चीन से बड़ी खबर आ रही है, चीन के विदेश मंत्री का बयान। और तनाव कम करने को लेकर भारत चीन में बातचीत जारी, सैन्य कूटनीति स्तर पर बात हो रही है। भारत को हालात बिगाड़ने वाले कदम नहीं उठाने चाहिए। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान स्क्रीन पर, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। तनाव को लेकर भारत चीन में बातचीत जारी, चीन ने यह कहा। सैन्य कूटनीति स्तर पर बात हो रही है, झाओ लीजियान। थोड़ा सा होल्ड करें ब्रेकिंग को। LAC पर चीन की हर हरकत को एक्सपोज किया। ये दोनों ब्रेकिंग दिखा और मैं सीधे चलूंगा विवेक सर के पास। विवेक सर, अगर अभी कूटनीति के नजरिए से देखा जाए, एक तरफ भारत सबको साथ लेकर आ रहा है और चीन अपने पुराने रिटोरिक्स में ही है और वो डिनाई कर रहा है कि दुनिया बदल चुकी है, उसने जो हरकत की वो सबके सामने है, उसके एविडेंसेस, उसके प्रूफ हैं। अभी चीन कहां स्टैंड करता है विवेक सर? देखिए, वास्तविकता का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करूंगा, पहली चीज, जो प्रधानमंत्री का दौरा था बिल्कुल सही था। जो उन्होंने सिद्धांत की बात करी, संदेश दिए, वो भी सही थे। सवाल यह है कि क्या संदेश चीन ने सुने, और दूसरा सवाल यह है कि कितनी भी सहानुभूति हो और देशों की हमारे साथ, क्या वो पब्लिकली सामने आएंगे? पुष्पेश जी तो मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, उनसे पूछा जाए कि आप पब्लिक सामने आएंगे? सहानुभूति एक तरफ होती है, विश्व की वास्तविकता दूसरी तरफ होती है। अंत में हमें अपनी ही शक्ति पर रिलाई करना पड़ता है। विवेक सर, आप जो बोल रहे हैं हर कोई नोट कर रहा है क्योंकि आपने टॉस ओवर किया सवाल और बड़ा वैलिड सवाल है। पुष्पेश सर, आपका टेक इस पर? मैं बिल्कुल काटू साहब से 100% सहमत हूँ। संदेश देना शंखनाद, मगर इसका क्या असर पर पड़ेगा, क्या असर देश पर पड़ेगा, क्योंकि समर्थन करने के लिए हम दे रहे हैं। घोषणा अपने आप में बढ़ाने के लिए, देश मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। चीन को संदेश दिया जाना भी जरूरी था, मगर मुझे लगता नहीं है
कि जिस तरह का संतुलन भारत की सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति और चीन की शक्ति में इस समय है, चीन ने जो अपना जाल आर्थिक व्यापार का फैलाया है, उसके मद्देनजर अमेरिका समेत या रूस समेत कोई बड़ी शक्ति खुलकर सामने आएगी, वो चाहे यूरोपीय समुदाय के देश हो या दक्षिण पूर्व एशिया के 10 आसियान देश हो, इनका सबसे बड़ा भागीदार चीन है। पॉइंट नोटेड। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब नॉन स्टॉप हमारे मेहमानों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा सर्वे। हमारा सर्वे, पहला पॉइंट यहां पर सर्वे का पहला पॉइंट यहां पर आपकी स्क्रीन पर, अब जरा ध्यान से देखें पहला सवाल। और यह पहला सवाल यह है यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख जाना चीन को कड़ा मैसेज है। 56% लोग कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 40%, कह नहीं सकते 4%। एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख जाना क्या चीन को कड़ा मैसेज है। 56% हां कहते हैं, 40% नहीं कहते हैं, कह नहीं सकते 4%। मैं चाहूंगा एक और बार हमारे सर्वे का जो दूसरा सवाल है वो भी फ्लैश करें यहां पर, क्योंकि दोनों फर्स्ट 2 सवाल मिलते जुलते हैं। यहां पर क्या LAC पर चीन के खिलाफ अब तक का सबसे तगड़ा एक्शन हुआ है? हां 45%, नहीं 54%, कह नहीं सकते 1%। इन दोनों सवालों को स्प्लिट में लीजिए और सीधे मैं मेहमानों के पास चलूंगा। अब मैं सबसे पहले क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं तो मेरे लिए एक बर्ड्स आई व्यू भी होना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं कितना कड़ा मैसेज है। विवेक सर, आपसे शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख जाना चीन को कितना कड़ा मैसेज है? चीन के को ये दिखाता है और दुनिया को ये दिखाता है कि हम में इच्छा शक्ति है, हम में सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि चीन को ये बताए कि जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हो। जो चीन ने कदम उठाए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। तो जहां तक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है वो तो बिल्कुल वाजिब है और सही। जो हौसला अफजाई का प्रयत्न था प्रधानमंत्री का वो भी सफल था। सेना का जोश बढ़ाने की जरूरत है। जो सेना क्या पराक्रम पर किसी को संदेह नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो अपना एक संदेश लेके जाते हैं और ये दिखाते हैं कि देश सेना के साथ है। लेकिन अंत में मुझे 2 चीजों की इंपॉर्टेंस दिखती है। पहले आर्थिक शक्ति, दूसरा जो हमारी अभी तक चीन के प्रति नीति रही है जो 1988 से चली। आज मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि हम उन नीतियों का फिर से मूल्यांकन करें, फिर से एनालिसिस करें और फिर क्या नतीजा निकलेगा उसका इंतजार करें। सरकार को इसमें सब जो राजनीतिक समुदाय है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बड़ी कदम उठाए जाते हैं राजनयिक क्षेत्र में उसमें कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जब देश की इज्जत का सवाल है, जब देश की भूमि का सवाल है, जब देश के मान का सवाल है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता सरकार के साथ है और जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाने को तैयार रहे। अंडरस्टूड। युक्तेश्वर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, मुझे बताइए जरा, आप चीन के ऊपर अच्छी राय रखते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचना, उस स्ट्रैटेजिक जगह से एक बहुत कड़ा संदेश देना, ये चीन के ऊपर, क्योंकि वो लोग सुनजू को मानते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें घात लगाकर हमला ज्यादा किया जाता है, लेकिन ये सीधे ओपन चैलेंज है। क्या सोच रहा होगा चीन? चीन को अब बिल्कुल खुला सा संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। और मुझे यहाँ पे सुनजू की नहीं, वो आर्ट ऑफ वार की नहीं, बल्कि दिनकर जी की कविता याद आ रही है और जिसको मैं 4 शब्दों में बोलना चाहूंगा प्लीज। तो मुझे ये दिनकर जी की कविता का ये याद आ रहा है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, ये देखो हमारा शेर आया। और वहां पे कृष्ण की चेतावनी दिनकर जी ने भी बोला था कि हित वचन, मैत्री का वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। क्या बात है। ये संदेश खुले शब्दों में मोदी जी ने दे दिया है। तो हम
लेकिन सर जमीन की हकीकत कुछ और है। मेरे पास इस वक्त एक जानकारी आ रही है, लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी फौजी संख्या बढ़ा दी और ताकत बढ़ाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज सीधे सुमित फ्लैश कर रहे हैं। चीन ने एलएसी पर मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गनें तैनात की हैं। HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को एलएसी पर तैनात किया है। गलवान, डेपसोंग, पेंगोंग, डेमचौक एलएसी पर तैनाती बढ़ाई। और इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में एलएसी पर चीन ने फौजी संख्या और ताकत बढ़ा दी है। चीन ने एलएसी पर मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गनें की तैनाती की। HQ-9, HQ-16 मिसाइलों और एलएसी पर तैनात किया। गलवान, डेपसोंग, पेंगोंग, डेमचौक एलएसी पर तैनाती बढ़ाई। इस वक्त की बड़ी खबर। जनरल सिन्हा सर, इसको कैसे लेंगे? एक तरफ चीन कुछ और बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसका बिल्डअप रुक नहीं रहा है। यह क्या एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी चल रही है? निशांत जी, माने ना माने, ये लड़ाई ये हफ्ता 2 हफ्ता यदि हम रखते हैं जिस तरह से हम रखना चाह रहे हैं, वैसे ये नकार नहीं सकते आप। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहल भारत ने की है, पहल चाइना के तरफ से है। और ये आप कहेंगे कि केवल गलवान में हो गया या ईस्टर्न लद्दाख में हो गया, उसके लिए ये कार्रवाइयां हो रही है, ये हमारा गलत होगा पूरा का पूरा विश्लेषण और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ी लड़ाई है और उसकी मोर्चाबंदी चल रही है। उसी मोर्चाबंदी का आपने एक हिस्सा देखा सर। लेकिन आप जो बता रहे हैं सर, सिन्हा साहब आप जो बता रहे हैं, लेकिन क्या, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या ये समझा जाए कि लिप सर्विस, जो आर्मी के जो बड़े आला अफसरानों की बैठक, वो सब एक जगह है, ग्राउंड पर सिचुएशन एस्केलेट ही करती जा रही है? ठीक है, इसको आप एस्केलेशन कहेंगे, बिल्डअप कहेंगे या तैयारी कहेंगे, दोनों पक्ष से हो रहा है, पूरे विश्व से हो रहा है। आपको इसमें खाड़ी के देश में, आपको फिलीपींस के वाटर में 12 युद्ध पोत नहीं दिखाई देते, न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर नॉट सबमरीन, बड़े 8 तो जापान के हैं, 3 और भारत का भी पहुंचने वाला है। सर, adding weight to your what you said. मैं एक सेकंड प्लीज गो लूंगा। Sure, I will not stop you, sir. हाँ, देखिए, हम लोग हरदम हारते हैं, चाहे लड़ाई जीतने के बाद टेबलों के ऊपर में या उसके पहले। जो कौशन है ना, ये कौशन आपको खींचता है और ये कौशन अब हम उससे निकल गए हैं। और मैं ये मानता हूं, जिस तरह से मैं रीड कर रहा हूं प्रधानमंत्री का एक्शन, आप ये कहते हैं 59 ऐप्स को बंद कर देना कोई खेल है क्या? अंडरस्टूड सर, गॉट योर पॉइंट। जनरल सिन्हा, मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं इस वक्त, जो हम लोग चीन की तरफ की बात कर रहे थे। सॉरी सर, आपको बीच में रोक रहा हूं। एलएसी पर भारत ने मई से ही शुरू कर दी थी तैयारी। मई से ही भारत ने मई में ही तैनात कर दी थी पैरा फोर्सेस की टुकड़ियां। चीनी साजिश की आशंका को देखते हुए तैनाती कश्मीर और पर्वतीय इलाकों से भेजी गई फोर्सेस। एलएसी पर भारत ने मई से ही शुरू कर दी थी तैयारी। मई में तैनात कर दी थी पैरा फोर्सेस की टुकड़ियां। सुमित, ओवर टू यू, क्विक अपडेट दीजिए इस पर। एक तरफ चीन का बिल्डअप, अलग अलग मिसाइलें तैनात की हैं, और दूसरी तरफ ये, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग के साथ सुमित और मुझको दिखाएं। सुमित, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम चीन की बात कर लें, क्योंकि खुरनाक फोर्ट जो पड़ता है खासतौर पर एक्साई चीन के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा उन्होंने जो अपनी मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं PLA-RF, यानी जो PLA की जो रॉकेट फोर्स है, उसकी डिप्लॉयमेंट लगातार कर दी थी। HQ-9 और ऐसी कई मिसाइल सिस्टम उन्होंने लगातार इन एरिया में डिप्लॉय कर रखी है। और इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, यानी ये बौखलाहट निशांत इस वजह से है क्योंकि चीन जानता है कि हमारी डोमिनेंस एयरफोर्स की इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है, और अगर कल को उनके इलाकों में घुसकर हमारे एयरफोर्स ने कोई कार्रवाई की तो उसके एवज में ये सभी तैनाती की गई। दूसरी तरफ जो आप दूसरी बड़ी खबर मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सेना ने खासतौर पर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों की तैनाती की, ये मई की शुरुआत में ही कर ली गई थी, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से जो थ्रेट परसेप्शन बन रहा था, उसके बाद स्मॉल टैक्टिकल ऑपरेशंस की लगातार बात कही जा रही थी। तो ऐसे में
स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की गई ताकि अगर आने वाले वक्त में ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़े तो ये स्पेशल फोर्सेस उसको अंजाम दे सकते हैं। और ख़ास बात ये निशांत की इन स्पेशल फोर्सेस को हाई एल्टीट्यूड में ट्रेन किया जाता है, रखा जाता है, एक्लिमेटाइज होते हैं और ऐसे ऑपरेशंस के लिए इनको तुरंत मोबिलाइज किया जाता है। मतलब सुमित, आर वी रेडी फॉर इट? वी आर रेडी टू टेक देम ऑन। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए स्टूडियो में बैठ के युद्ध नीति नहीं तय होती है, लेकिन समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। हम पूरी तरीके से उनको काउंटर करने के लिए तैयार है सुमित। निश्चित तौर पर निशांत, क्योंकि ये तैयारी अब की नहीं, ये तैयारी भारत बहुत समय से कर रहा है। Okay. ट्रू फ्रंट वॉर की बात हम लगातार कर रहे हैं। भारत मैं आपको रोकूंगा यहां पर क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। मेरे पास वो 2 सवाल अभी आ गए फ्लैश होकर, जो हमारे सर्वे के 2 पॉइंट्स हैं। मैं सीधे हमारे मेहमानों के पास जाने से पहले यहां पर क्या जिनपिंग के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कूटनीति कामयाब हुई? इस वक्त ये बड़ी खबर यहां पर दिखाइए जरा। क्या जिनपिंग के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कूटनीति कामयाब हुई? 51% कह रहे हैं हां। मुझे अच्छा लग रहा है ये 51% देखकर। क्यों? क्योंकि ये जो हां कह रहे हैं, कम से कम इनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो समझ में आ रही है। नहीं 48% कह नहीं सकते 1%। ये बड़ी बात है। देखिए आप, क्या जिनपिंग के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में कामयाबी मिली? ये बड़ी खबर है। लेकिन क्योंकि ये खबर आई है, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं से मैं खबर पढ़ रहा हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस खबर से मिलती जुलती खबर आई है, वो ये है जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वो जापान की तरफ से जानकारी आ रही है। एलएसी पर एक तरफा स्थिति बदलने का जापान ने विरोध किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं। जापान ने एलएसी पर एक तरफा स्थिति का बदलने का विरोध किया है। चीन का एलएसी पर एक तरफा प्रयास गलत। जापान भारत की शांति की कोशिशों की सराहना कर रहा है। भारत में जापानी राजदूत ने यह बात कही है। भारतीय विदेश सचिव और भारत में जापानी राजदूत की बातचीत हुई है। 24 जून को जापान ने चीन के खिलाफ तैनात की थी मिसाइल। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, इस ब्रेकिंग और इस ग्राफिक्स को बीच में दिखाएं स्प्लिट में, और सीधे मैं यहां पर हमारे जो मेहमान हैं उनके पास चलूंगा। विशंबर सर, क्या हम दुनिया को अपने साथ इस विषय पर लाने में कामयाब हुए, या हम दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं? और आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुनिया में चाइना के खिलाफ एक रोष है, और जो चाइनीज प्रीमियर और चाइनीज की पूरी सेटअप है उसके खिलाफ एक रोष है, दुनिया की जनता के अंदर है। कोविड को लेकर आज पूरा दुनिया परेशान है और सब चाइना को इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट समझते हैं, और चाइना ने रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है। तो जिम्मेवारी चाइना ने नहीं निभाई है, ये सब उसके खिलाफ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हाँ, मैं एक बात मानता हूं, क्योंकि वो यूएन का परमानेंट मेंबर है, और दूसरी बात यह है कि यूएन का स्थायी सदस्य नहीं, दुनिया में उसका ट्रेड सरप्लस है बड़े बड़े मुल्कों के साथ। इसलिए सरकारें जो है वो खुलकर बोलने में वक्त लेंगी। मैं मानता हूं काजू साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं है, वक्त लगता है सरकारों को ओपिनियन बनाने में, लेकिन पब्लिक ओपिनियन दुनिया में आज चाइना के खिलाफ है, और भारत कहीं ना कहीं इस पब्लिक ओपिनियन को ही एक्सप्लॉइट करे तो भारत की ये सब। सर, मैं अपने दर्शकों को एक और बड़ी रशिया का एग्जांपल देता हूं। सर, रशिया का एग्जांपल विशंबर सर, मैं आपके पास एग्जैक्टली ये ब्रेकिंग बताकर आपके पास आ रहा हूं। विशंबर सर, आप मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर, चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामक विदेश नीति अपनाई, अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, विशंबर सर के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मनीष झा स्टैंड बाय। चीन ने एलएसी पर शांति के प्रयासों को रोका। की वजह से शांति, एलएसी पर दोनों देशों में तनाव। चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामक विदेश नीति अपनाई, यह अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ पहले क्विक रिएक्शन मनीष के बाद, फिर हम विशंबर जी के पास जाएंगे। मनीष, यह अमेरिकी रिपोर्ट कितनी मायने रखती है, खासकर यह देखते हुए कि जो अभी सिचुएशन टेंस चल रही है? देखिए निशांत, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये ना सिर्फ अमेरिकी रिपोर्ट है, बल्कि भारत सरकार का भी यही अध्ययन है, और यही बात आज भारत सरकार की तरफ से भारत के विदेश सचिव ने
5 देशों को, जिसकी खबर हम लगातार दे रहे हैं कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी को बताया कि हम कोशिश कर रहे थे कि इस विवाद का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके, लेकिन चीन ने एक तरफा प्रयास करते हुए एलएसी पर यथास्थिति को तोड़ा है। और अगर ऐसी स्थिति को फिर से मेंटेन नहीं किया गया तो फिर भारत जवाब देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत इस बात को बखूबी समझ रहा था और इसी वजह से, इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का सीमा पर जाना, 5 देशों को इस समय ब्रीफ किया जाना। और इस बीच में आपको मैं बताना चाहूंगा कि चीन की तरफ से भी जो बयानबाजी आ रहे हैं, क्योंकि चीन वही भाषा समझता था और यही सभी लोग मानते थे। जापान की तरफ से जो बयान दिया गया कि हम आपके साथ हैं, वो बस इसी बात को, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत के उस बात से सहमत है कि एलएसी पर चीन यथास्थिति को मेंटेन नहीं रख रहा है। भारत ने कोशिश की और अगर इसके बाद भी चीन अपना आक्रामक रुख अपनाए हुए है तो भारत को जवाब देने का अधिकार है। और इसी आप के जो साथ बता रहे हैं, आप जो बता रहे हो काफी मायने रखता है। मैं सीधे क्विक रिएक्शन लूंगा विशंबर सर से। विशंबर सर, सवाल यह है अभी इस वक्त कि क्या जो दुनिया का इरादा है हम उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं या दुनिया हमारे पीछे पीछे आ रही है? देखिए, दुनिया आपके पीछे आना चाहती है। चाइना को बहुत लोग सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें कि आपकी लड़ाई में दुनिया आपके साथ लड़ाई लड़ेगी, नहीं, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको देखिए, चाइना एक बहुत सोची समझी पूरी की पूरी प्लान के थ्रू आया, वो लड़ाई के शायद मकसद से नहीं आया था। उसका कोई और नैरेटिव, ये तो एक नैरेटिव था, ये तो एक उसकी पोस्चरिंग थी जिससे वो कुछ आपसे हासिल करना चाहता होगा। लेकिन अगर आप अब बैकआउट कर जाते हो किसी भी तरह, जो कि 5 मई के स्टेटस पर वो नहीं जाता है और वो अपोलोजाइज नहीं करता फॉर मार्टिरडम ऑफ 21, या तो वो अपने मार्टिर्स की डिक्लेयर करे या वो कहे नहीं आई टेक, वो इंटरनेशनली इस मार्टिरडम के सैल्यूट करे और माफी मांगे, तब वो वापस जाता है तो भारत की वही छवि बनेगी। वरना जब तक आप उसको लेसन नहीं सिखाओगे, जब तक आपकी दुनिया प्रेज करेगी लेकिन आपके साथ पूरी तरह से लगने में आपके नेबर्स साहब, दुनिया देख रही है आज आपको, भारत पर दुनिया की नजर टिकी है। चाइना को सब लेसन सिखाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भारत का सोल्जर है जो उसको ग्राउंड पे, और चाइना लोहे को लोहा काटता है साहब, चाइना सिर्फ लोहे को समझता है। समझ गया मैं आपकी बात को चाइना डॉज करेगा, विश्वासघात करेगा। आप जो कह रहे हैं, आप बातें करोगे विश्वासघात करेगा। देखिए चावल माओ सी तुंग ने उन्होंने नेहरू के साथ किया, और ये सर एक सेकंड, मैं क्विक रिएक्शन, एक सेकंड, मुझसे रुका नहीं जा रहा है सर, ये विश्वास मुझसे क्विक रिएक्शन मुझे लेना बहुत जरूरी हो गया है। विवेक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे याद है वो स्टेटमेंट रोनाल्ड रीगन का। श्रीनिवास, मैं आ रहा हूं सर्वे के अगले पॉइंट के बाद आपके पास सीधे। रोनाल्ड रीगन ने कहा था ट्रस्ट बट वेरीफाई। यहां पर जो हम देख रहे हैं आज वो है डिस्ट्रस्ट और अंटिल वेरीफाई, ये हम देख रहे हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट चीन के प्रति जो विश्वास खत्म होता है वहां से शुरू होता है। क्या ये बात एक्सेप्टेड है सर? अब विश्वास तो अब चीन पे कौन कर सकता है? जो उसने हरकतें की हैं वो वेरिफिकेशन तो तब होता है जब ट्रस्ट होता है। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो वेरीफाई क्या करना? अब चीन अगर कहता है कि हाँ हम कदम पीछे हटाएंगे तो उसके बाद आगे बात बढ़ सकती है। माफी चाहूंगा क्योंकि आपने एक पॉइंट रेज किया, इसलिए मैं आपसे बीच में आपको रोक रहा हूं। सर 13 नेबरिंग देश हैं और 13 के 13 नेबरिंग देश से चीन का पंगा चल रहा है। और यही बात कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उनके स्पोक्सपर्सन थे उन्होंने ये बात कही, 13 देशों से पंगा चल रहा है। क्या चीन एक बहुत ही अलग से ट्रैप में फंसता जा रहा है जहां पर जो देश की सप्लाई चेन होता था दुनिया में वो अब दुनिया से ही हटता जा रहा है? नहीं, देखिए इस वक्त पहली चीज कि सब देशों के साथ पंगा चल रहा है, ये मुझे लगता है इस पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई देशों के साथ उसने अपनी सीमाओं का समाधान कर लिया है, समझौते हो गए हैं और लेकिन वो कई देश इसके बावजूद उससे नाखुश हैं, उसके पड़ोसी, क्योंकि वो प्रेशर बनाए रखता है। वो अपनी जगह ठीक है। दूसरी जगह आपने जो दूसरी चीज जो आपने पूछी वो बहुत महत्वपूर्ण है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, तो सप्लाई चेन्स पे एक केंद्र सब सप्लाई चेन्स वहीं जाती। अब दुनिया को ये फिर से एहसास आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये अब हमें कबूल नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं, ठीक है, तो इसलिए अब उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन
यकायक परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चिरमिराई है कोविड के चलते। ये हम नहीं कभी भूल सकते कि कोविड महामारी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया और भारत की भी अर्थव्यवस्था चिरमिराई है। ठीक है, हम पॉइंट नोटेड सर। हम बेसिक जो लड़ाई है इस वक्त, बेसिक चैलेंज देश का जो है वो कोविड है। बेसिक चैलेंज है कि समाज में संतुलन बना रहे। ठीक है, बेसिक चैलेंज है कि हम अर्थव्यवस्था को किस तरह फिर से आगे बढ़ाएं। पॉइंट नोटेड सर। चीन से तो निपटना है ही, लेकिन ये चैलेंज तो है, क्या इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं? कभी नहीं। पॉइंट, यानी कि डिस्ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस, ये अब जो डिपेंडेंस है चीन पे वो कम करना पड़ेगा, और डिस्ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो चीन के साथ रहेगा। क्विकली सर्वे के 2 पॉइंट्स और श्रीनिवास के पास जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर श्रीनिवास क्या दिखा रहे हैं हमें वो देखेंगे। यहां पर सर्वे के 2 आखिरी पॉइंट्स आपके सामने, वेरी क्विकली दिखाइए मुझे जरा फटाफट। पहला पॉइंट यहां पर यह है, हमारा जो 14 सवाल है, चीन को सबक सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जंग 40वीं सदी, कूटनीति 25वीं सदी, आर्थिक प्रतिबंध 35वीं सदी। अच्छा लगा कि हर कोई जंग की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। जंग 40वीं सदी। खैर, नेक्स्ट पॉइंट दिखाएं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल हमारे सर्वे का है, मोदी है तो चीन का फाइनल इलाज मुमकिन है? हां 37%, नहीं 60%, कह नहीं सकते 3%। ये 60% क्या अब बदलेगा आज के दौरे के बाद? ये बड़ा फैक्टर है। ये दोनों सवालों को दिखाएं। हमारे खास मेहमानों के पास हम जाएंगे, और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं, और मेरे साथ मनीष हैं, मेरे साथ सुमित हैं। लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर, मेरे पास एक जानकारी और आ रही है, और वो है ग्लोबल टाइम्स की ब्रेकिंग। कुछ देश भारत चीन को भड़का रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, चीन ने यह कहा है। आग में घी डाल रहा है अमेरिका, चीन ने यह भी कहा है भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए। भारत चीन रिश्ते को खत्म करना चाहता है यूएस। ग्लोबल टाइम्स ने फिर यहां पर कुछ कहा है, और वो हमारे सामने आ रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे मैं यहां पर लेके चलूंगा आपको, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, ग्लोबल टाइम्स का यह कहना, मतलब सीधे तौर पर ग्लोबल टाइम्स को इस बात की ज्यादा चिढ़ मच रही है कि अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि वहां पर रशिया भी हमको वेपनरी में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, 2 तरफा फंसा हुआ है चीन। साउथ चाइना सी में वो बुरी तरह परेशान है। साउथ चाइना सी में जो के आसपास जो अमेरिका के वारशिप हैं, उसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स लगातार कभी चेतावनी देता है, कभी कहता है कि बातचीत करनी चाहिए, कभी कहता है कि हम शांति चाहते हैं। इस तरह की बातें कर रहा है। उसको इस बात का लगातार डर बना हुआ। ये डर भारत से नहीं है, ये डर जापान से भी। तो जापान और अमेरिका के बीच में पैक्ट है। जापान ने भी अपनी मिसाइलें तैनात रखी हुई हैं। उधर भी जब वो बढ़ रहा है तो अमेरिका का नाम ले रहा है। तो ये जो है चीन का डर सामने आ रहा है। उसको ये लग रहा है कि अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, और अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो मामला एस्केलेट कर जाएगा। और चीन कई फ्रंट पे घिरा हुआ है, एक फ्रंट नहीं है निशांत। इसलिए सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। यानी कि आप बता रहे कई फ्रंट पर ऑन है। मैं चाहूंगा इसी को यहां पर रखे। सीधे मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश सर, चीन का इलाज, अब देखिए, ये एक अच्छा वो हो गया है। लोग बात करते हैं कि स्टूडियो में बैठकर कोई चीन का इलाज नहीं डिसाइड कर सकता, लेकिन सोचा तो जा सकता है कि आखिर व्हाट इज द वे आउट, क्या किया जाए। आर्थिक, जो मैं चाह रहा हूं यहां पर दिखाइए जरा उस सर्वे के पॉइंट, आर्थिक, कूटनीतिक या युद्ध, या तीनों, क्या होगा इलाज सर? देखिए, मुझे लगता है ये रूपक के बात में गलत है। काटू साहब बात कह रहे थे कि चीन का इलाज कर, चीन को सही जवाब हमारे सामने जाए हैं, उनका इलाज ढूंढने की जरूरत है। वो कोरेला हो, वो सामाजिक सामंजस्य हो, वो हमारे यहाँ विषमता सामाजिक हो या वर्ग संघर्ष हो। मुझे लगता है जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं, जो कोरोना की चपेट में है, तब तक हम जो बढ़ा हुआ सैनिक खर्च है, वो चीन के इलाज की बात हम उसके बाद सोचेंगे। मुझे लगता है जो आपके सर्वे में एक प्रश्न है जो बड़ा अनुत्तरित है, उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है कि पहले ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, हम कल्पना करते थे कि 75% लोग हमें उससे ऊपर ही जवाब देंगे। यदि आज 60% लोग ये बेहिचक ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 जून की घटना उन्हें सोचने को विवश करती है कि जिस तरह का धोखा नेहरू जी ने खाया था चुएनलाई और चीन से, लगभग उसी तरह की
कोई चूक वर्तमान सरकार से हुई है और अब मोदी उसका सही इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस जनमत को बदलने में समय लगेगा। और कार्डगी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था कि किसी बड़ी चुनौती का सामरिक या राजनीतिक मुकाबला करने के लिए देश में सर्वसहमति होना बेहद जरूरी। जी युक्तेश्वर जी, वेरी क्विक रिएक्शन आपका सर। मैं जानना चाहूंगा अभी के जो हालात हैं इनके ऊपर आपको क्या लगता है, चीन अगर वहां पर जो लीडरशिप है वो क्या सोच रही है? क्या उसको लग रहा है कि भारत पहले से ज्यादा हर लेवल पर प्रिपेयर्ड है? बिल्कुल। देखिए, अगर चीन में अगर इस तरह का एक खोज किया जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और जापान है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ट्रेड सरप्लस है चाइना का, तो ये चीज हमारे हित में है, क्योंकि अगर ट्रेड सरप्लस चाइना का है तो वो विक्रेता है, तो उसको बेचना है सामान, तो वो उस तरह से एक डरा हुआ है कि अगर हमारी परेशानी हो जाएगी, जैसे व्यवसायी डरे होते हैं कि अगर उनका नाम बदनाम हो जाता है तो कोई लेगा नहीं उनसे सामान। तो ये बात हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। चाहे जापान उसका, बल्कि सबसे बड़ा जापान का ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अगर चाइना में पूछा सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा भारत के एक और दुश्मन देश को लेकर युक्तेश्वर जी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान चीन की चाल पर TV9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव खुलासा। पाकिस्तान ने चीन से मिले रेडार लगाए, पाक ने हाई एल्टीट्यूड इलाकों में ड्रोन लगा दिए हैं, पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, पाकिस्तानी आतंकियों की पूरी मदद कर रहा है चीन। आर्मी सोर्सेज के हवाले से यह खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंकियों की पूरी मदद कर रहा है चीन। पाकिस्तानी आतंकियों की म्यांमार ने भी यही आरोप लगाए हैं सीधे तौर पर कि चीन वहां पर आतंकियों की मदद कर रहा है, और पाकिस्तान में यह भारत के खिलाफ डायरेक्टेड है। इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई। इस शो को वाइंड अप करूंगा अपने सभी खास मेहमानों को शुक्रिया कहते हुए, लेकिन एक बड़ी बात है जो निकल कर आई, वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट चीन के खिलाफ लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रस्ट तो है ही, लेकिन इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ। पावर मिनिस्ट्री चीन से कोई मशीनरी नहीं मंगाएगा। बड़ी खबर, चीन से किसी भी तरह के सामान के आयात पर बैन। भारत में सभी तरह के सामान के निर्माण की क्षमता, ऊर्जा मंत्री ने कहा 2018 में 21,000 करोड़ का सामान चीन से आया था। TV9 नेटवर्क, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.